मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक एवं स्वागत करता हूं। आज हमको आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि जन्म कुंडली में जो मारक ग्रह होते हैं वे किस प्रकार से निर्धारित होते हैं, मार्केश ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार चल रहा है तो स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, या कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, या जब कुंडली किसी का हम बनाते हैं लिखते हैं उस समय देखते हैं कि उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा या मध्यायु होगा, और जीवन में कष्ट कब कब आएंगे और उसका क्या उपाय करना होगा। इसके लिए हमें मार्केश ग्रहों को या मारक कुंडली मारक ग्रहों को देखना रहता है। तो इस कुंडली में हम आपको इस वीडियो में मारक ग्रहों का हम तार्किक विश्लेषण करेंगे। कुंडली के मारक ग्रह कौन कौन से हैं, कौन से भाव हैं जहाँ मारक ग्रहों की देखा जाता है और मारक ग्रह क्यों होते हैं, इसका हम तार्किक विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। देखिए, जन्म कुंडली का जो 8वां भाव होता है वह मृत्यु का होता है। 8वें भाव से आयु देखी जाती है, किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी इसको 8वें भाव से देखा जाता है। तो एक भावात भावम का सिद्धांत है कि किसी भी भाव के फल को जानने के लिए उस भाव से उतनी संख्या वाले भाव को देखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के सुख भाव को, घर वाहन सुख भाव माता स्थान को देखना है तो कुंडली में चौथा स्थान घर वाहन सुख माता का होता है। तो माता के बारे में या घर वाहन सुख के बारे में जानने के लिए न केवल माता स्थान देखना है, बल्कि चूँकि चौथा स्थान माता का चौथे से चौथा भी देखना पड़ता है। इस प्रकार 7वां भाव भी देखा जाता है। तो जब 8वें भाव का से हम आयु और मृत्यु की गणना करते हैं तो 8वें से 8वां भाव देखना पड़ता है। तो 8वें से 8वां जब गिनेंगे तो हो जाएगा दूसरा भाव, हो जाएगा तीसरा भाव होगा। 8वें से 8वां भाव गिनेंगे तो तीसरा भाव होगा। अब होता क्या है कि 8वें भाव से हमारी आयु का निर्धारण है। अब मृत्यु कब होगी, जब आयु खत्म हो जाएगी तब मृत्यु होगी। हर व्यक्ति जो इस संसार में आया सबको एक गिनती की सांसें मिली हुई हैं। हर स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। हमारे ऋषि मुनियम जो सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्ष तक जीवित रह जाते थे, क्यों रहते थे? क्योंकि वह क्या करते थे, अपने सांसों को विलंबित करते थे, सांसों को लंबी कर लेते थे, या ऐसे साधना के द्वारा और बहुत सारे जो है प्राणायाम योगा के द्वारा अपने सांसों को ब्रह्मांड चढ़ा लेते थे, ईश्वर से जो साक्षात्कार करने लगते थे। और जितने समय में हमारा जो ईश्वर से साक्षात्कार होता है वो हमारी आयु नहीं गिनी जाती है। यहाँ ये भी है कि जितना कम सांसें हम लेंगे जीवन में, मान लीजिए हम दिन में हम 21,600 बार सांस ले रहे हैं, सांसों को हमने जितना कम कर लिया तो हमारी सांसों की गिनती उतना कम खर्च होगी तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। इस प्रकार ऋषि मुनि बहुत साल तक जीवित रहते थे। तो उसमें क्या है कि जो आयु की हमारी सांसों की गिनती खत्म होगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो आयु को खर्च करने वाला भाव कौन सा है? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है जब वो खर्च होगा तो समाप्त हो जाएगा। तो आयु का 8वां घर है। और आप जानते हैं जन्म कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो खर्च का होता है। तो 8वें से 12वां जो होगा वो आयु को खर्च करेगा। तो 8वें से जब 12वां गिनेंगे तो 7वां भाव आएगा। इसलिए जन्म कुंडली का 7वां भाव जो है वो मारक भाव कहा जाता है। अब हमने बताया कि अष्टम से अष्टम तीसरा भाव है। अब तीसरा भाव जो है तो तीसरे भाव को खर्च करने वाला कौन होगा? तो तीसरे भाव से अब गिनती करेंगे 12 तो दूसरा भाव आएगा। इस प्रकार महर्षि पराशर ने कहा कि जो जन्म कुंडली के दूसरे भाव और 7वें भाव मारक होते हैं। अब लोग सोचेंगे कि दूसरा भाव धन का भाव है, 7वां भाव पति का भाव है, तो वो मारक क्यों हो गए? इसलिए मारक हुए क्योंकि वे अष्टम भाव से 12वां भाव 7वां भाव आया जो कि आयु को खर्च कर रहा है, इसलिए वह मारक हुआ। और अष्टम से अष्टम जो तीसरा भाव है उसको खर्च करने वाला भाव जो है वह दूसरा भाव है, इसलिए जो है वह दूसरा भाव मारक हुआ। इस प्रकार से पहले हमें जब देखना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का कहीं समय तो नहीं आ गया, कोई बहुत बीमार चल रहा है तो कहीं प्रबल मार्केश तो नहीं चल रहा है। इसको जानने के लिए हमें जन्म कुंडली के मारक स्थानों को देखना पड़ेगा। इस प्रकार से दूसरा और 7वां भाव जो है वो मारक हो गया। अब मारक ग्रह कैसे देखेंगे? तो पहली बात यह कि दूसरे और 7वें स्थान में जो रहने वाले जो पाप ग्रह होते हैं प्रथम वही मार्केश होते हैं। यदि दूसरे या 7वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, यानी द्वितीय पाप ग्रह बैठा हुआ है और 7वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा तो प्रथम वही मार्केश होता है। इसके मतलब ये हो गया
कि द्वितीय यदि पाप और द्वितीय से यदि पाप ग्रह है और वह पाप ग्रह से दृष्ट है तो वह मारक हो जाता है। इसी प्रकार सप्तमेश से यदि पाप ग्रह है और पाप ग्रह से दृष्ट है तो वह मारक हो जाता है। एक तो ये हो गया। इसके बाद जो है वह दूसरे भाव में रहने वाले जो पाप ग्रह होते हैं वे मारक होते हैं, और सातवें भाव में जो रहने वाले जो पाप ग्रह होते हैं वे मारक होते हैं। अब समझ लीजिए बात को कि द्वितीयेश यदि पाप ग्रह है, पाप दृष्ट है तो मारक है। सप्तमेश यदि पाप ग्रह है और पाप दृष्ट है तो अमारक है। और द्वितीय भाव में रहने वाले पाप ग्रह सप्तम भाव में रहने वाले पाप ग्रह भी मारक होते हैं, और द्वितीय सप्तमेश के साथ जो पाप ग्रह बैठते हैं वो भी मारक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनि यदि मार्केश हो रहा है तो मार्केश को हटाकर स्वयं वह मारक बन जाता है। और इसके अलावा द्वादशेश व्यय का भाव का मालिक यदि पाप ग्रह है तो वह भी मारक होता है। यदि खष्टे षष्ठे छठे भाव का मालिक जो रोग शत्रु का मालिक है, ये षष्ठेश जो है पाप राशि में बैठा हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो वह षष्ठेश की दशा में भी मृत्यु की संभावना बनती है। यदि मार्केश की ग्रह की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो षष्ठेश की अंतरदशा में भी या प्रत्यांतर दशा में मृत्यु की संभावना बनेगी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि मृत्यु कब हो सकती है। तो यदि मारक ग्रह की दशा चल रही है तो मार्केश की दशा में षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश तीन घर जो होते हैं त्रिक भाव कहे जाते हैं। 6, 8, 12 त्रिक भाव कहे जाते हैं। सबसे अशुभ भाव कुंडली यही होते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपके जो है वह मार्केश ग्रह की दशा में षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की अंतरदशा में मरण संभव होता है। और यदि मार्केश अधिक बलवान हो तो उसकी दशा या अंतरदशा में भी मृत्यु हो सकती है। यदि राहु केतु की बात करें, क्योंकि बाकी ग्रह तो मार्केश होंगे, क्योंकि बाकी ग्रहों को राशि की संज्ञा दी गई, राशि के मालिक हैं, लेकिन राहु केतु छाया ग्रह हैं, ये किसी राशि के मालिक नहीं है। तो राहु यदि केतु 1, 7, 8, 12 ये प्रथम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव यदि 1, 7, 8, 12 में हों या मार्केश से सातवें भाव में हों या मार्केश के साथ बैठे हों तो मारक होते हैं। राहु या केतु यदि 1, 7, 8, 12 भाव में हैं या मार्केश जो ग्रह उससे सातवें भाव में हो रहे हों या मार्केश के साथ हों तो मारक हो जाते हैं। इसलिए मकर और वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु मारक बताया गया है। तो हम आपको बता दिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वह मार्केश ग्रह में होगी। अब मार्केश ग्रह की जब दशा आएगी तो मृत्यु कब होती है। मार्केश ग्रह की दशा मान लीजिए आ गई, अंतरदशा भी अगर मार्केश की ग्रह की चल रही है, प्रत्यांतर में भी कोई मार्केश ग्रह आ गया या 6, 8, 12 भावों के स्वामी वाला जो है वह ग्रह की दशा अंतरदशा चलने लगी, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की अंतरदशा चलने लगी तो उसमें मृत्यु हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति हम कैसे देखें कि वह व्यक्ति दीर्घायु है, अल्पायु है या मध्यम आयु का है। क्योंकि पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति की आयु का निश्चित गणना करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि रश्मियों की आयु अलग आती है, केंद्र आयु अलग आती है, नक्षत्रों की आयु अलग आती है। अष्टक वर्गा की आयु से जब गणना करते हैं तो ज़्यादा सटीकता आती है। फिर भी एक समान रूप से जानने के लिए कि मध्यायु है, दीर्घायु, अल्पायु जो है, एक जैमिनी ज्योतिष का एक सूत्र है, उसके आधार पर देखना पड़ता है कि लग्न का स्वामी जो ग्रह है वह चर राशि, स्थिर राशि या द्विस्वभाव किस राशि में बैठा हुआ है। तो 1, 4, 7, 10 जो राशियां होती हैं वह चर राशि होती है। 2, 5, 8, 11 राशियां स्थिर राशि होती है और 3, 6, 9, 12 राशियां जो होती हैं वह द्विस्वभाव होती हैं। 1 चर, 2 स्थिर, फिर 3 द्विस्वभाव, फिर 4 चर, 5 स्थिर और 6 द्विस्वभाव, फिर 7 चर, 8 स्थिर, 9 द्विस्वभाव, फिर 10 चर, 11 स्थिर, 12 द्विस्वभाव। इस प्रकार से चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें देखना पड़ता है कि लग्नेश यदि लग्नेश चर में बैठा, स्थिर में बैठा या जो है उसमें द्विस्वभाव में बैठा है। इसी प्रकार से अष्टमेश जो है वह चर में है, स्थिर में है या द्विस्वभाव में है, इसके आधार पर गणना की जा सकती है। और अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश के राशि के अनुसार, माने चर, स्थिर और द्विस्वभाव की राशि के अनुसार दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु की गणना की जाती है। हम आपको बताते हैं सूत्र क्या है कि यदि चर राशि लग्नेश हो, लग्नेश यदि चर राशि हो और अष्टमेश भी चर राशि में बैठा हो, लग्नेश चर राशि में बैठा हो यानी 1, 4, 7, 10 वाली राशि में हो और अष्टमेश भी इसी राशि में बैठा हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। और यदि चर राशि लग्नेश है और स्थिर राशि अष्टमेश हो जाता है तो व्यक्ति मध्यायु होता है। और यदि चर राशि लग्नेश है और द्विस्वभाव राशि अष्टमेश है तो व्यक्ति अल्पायु होता है। अब स्थिर राशि यदि लग्नेश है और द्विस्वभाव अष्टमेश है तो दीर्घायु होगा। स्थिर राशि लग्नेश है, चर राशि अष्टमेश है तो मध्यायु होगा। स्थिर राशि लग्नेश है और स्थिर राशि अष्टमेश है तो वह
अल्पायु होगा। इसी तरह द्विस्वभाव लग्नेश और स्थिर राशि अष्टमेश होने पर व्यक्ति दीर्घायु होता है। द्विस्वभाव लग्नेश द्विस्वभाव अष्टमेश होने पर व्यक्ति मध्यायु होता है और द्विस्वभाव लग्नेश चर राशि अष्टमेश होने पर व्यक्ति अल्पायु होता है। तो ये गणना जो है वह दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु की है। इसके आधार पर देख सकते हैं कोई व्यक्ति जो है वह दीर्घायु होगा या मध्यायु अल्पायु होगा। इसके अतिरिक्त केवल इसी सूत्र पर न रही है, इसके अलावा ग्रहों की जो स्थिति जो होती है, कौन से ग्रह केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण बैठे हैं, अष्टमेश यदि अष्टम बैठता दीर्घायु करता है, अष्टम में शनि बैठकर दीर्घायु करता है। बहुत सारे कुंडली में स्थितियाँ होती हैं जो ग्रह दीर्घायु कर देते हैं या अल्पायु कर देते हैं, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। एक सामान्य जानकारी के लिए ये जैमिनी सूत्र है जिसमें दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु की गणना कर दी जाती है। अब प्रश्न उठता है दीर्घायु वाले योग वाले कितने वर्ष जीवित रहेंगे? तो 72 वर्ष से लेकर 120 वर्ष जो परम आयु बताई गई व्यक्ति की, वहां तक जो व्यक्ति जो होगा वो दीर्घायु वाला होता है। और जो व्यक्ति मध्यायु वाले जो व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं कि 60 वर्ष तक जो है वह मध्यायु लिया जाता है और 45 वर्ष तक अल्पायु लिया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति की मार्केश की ग्रह दशा चल रही हो और व्यक्ति जो है वह अल्पायु योग वाला हो, ज़्यादा समस्या चल रही हो, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? मार्केश ग्रह की शांति कैसे हो सकती है? बार बार दुर्घटना यदि होती तो उससे कैसे बचा जा सकता है? इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको बस इतना ही कि आपको कुंडली में मारक ग्रह कैसे हैं और मार्केश ग्रह कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको देखेंगे, और जो है वह जैमिनी सूत्रानुसार दीर्घायु, अल्पायु, मध्यायु इसकी जानकारी आपको दी गई। आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहने के लिए हमारे मंगज्योतिष वर्ल्ड से जुड़े रहें। और साथ साथ यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।